गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th की केमिस्ट्री में हम लोग लासातेलिये नियम के अनुप्रयोग पढ़ने चल रहे हैं। सबसे पहले भौतिक साम्यों पर लासातेलिये नियम का क्या अनुप्रयोग है, तत्पश्चात रासायनिक साम्य पर लासातेलिये नियम के अनुप्रयोग पढ़ते हैं। तो भौतिक साम्य पर लासातेलिये नियम का अनुप्रयोग। भौतिक साम्य पर लासातेलिये के नियम के प्रमुख अनुप्रयोग एवं उनके प्रमुख उदाहरण निम्नवत हैं। पहला है ठोस की विलेयता पर ताप का प्रभाव। अधिकांश ठोस पदार्थों को जल में घोलने पर, ज़्यादातर जो भी ठोस पदार्थ हैं जैसे हमारा पोटेशियम नाइट्रेट हुआ, हाइड्रोजन आयोडाइड हुआ, इस प्रकार के ठोस पदार्थों को जल में घोलने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। वो कुछ न कुछ ऊष्मा को अवशोषित करते हैं तथा ताप कम हो जाता है, उसका ताप कम हो जाता है। उदाहरण पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 को जल में घोलने पर ठोस KNO3 तथा KNO3 के संतृप्त विलयन। ठोस पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट का एक संतृप्त विलयन जब जल में घोलते हैं तो पहले क्या होता है कि ठोस पोटेशियम नाइट्रेट की अवस्था में रहता है। जल में घोलने से पहले, घोलने के साथ ही उसका सबसे पहले एक संतृप्त विलयन बनता है। इसमें निम्नलिखित साम्यावस्था होती है। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट सॉलिड प्लस AQ इसका जल में घोलने पर ये सिन ऑफ रिवर्सिबल, ये दोनों के मध्य साम्य की अवस्था रहती है। ये KNO3 का जलीय विलयन बनता है और इसमें -8.34 KCAl किलो कैलोरी 8.34 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इसके विपरीत कुछ ठोस पदार्थ जल में घोलने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, जैसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस AQ। जब KOH ठोस है, इसको जल में घोलते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन बनता है प्लस 13.8 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित होती है। तो गैस की विलेयता पर दाब का प्रभाव। गैस की विलेयता पर दाब का प्रभाव, इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल लेकर के इसका देखते हैं। जब गैस किसी द्रव में घुलती है तो निम्नलिखित साम्य स्थापित होता है। गैस सिन ऑफ रिवर्सिबल विलयन। दाब बढ़ाने पर साम्य उस ओर विस्थापित होगा जिस ओर दाब वृद्धि का प्रभाव निरस्त होता है, अर्थात दाब घटता है। दाब बढ़ाने पर साम्य अभिकारक से उत्पाद की ओर या उत्पाद से अभिकारक की ओर ऐसी दिशा में विस्थापित होगा जिधर दाब का प्रभाव घटता हो या दाब घटता हो। अगला हम लोग आगे देखते हैं। अतः दाब बढ़ाने पर साम्य अग्रिम दिशा में विस्थापित होगा, आगे की ओर विस्थापित हो जाएगा। अर्थात दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ती है। थर्ड है बर्फ का पिघलना। बर्फ के गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ तथा जल में निम्नलिखित साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। बर्फ सिन ऑफ रिवर्सिबल जल। बर्फ को जब घोला जाता है तो साम्य की अवस्था में वो पिघल करके जल में परिवर्तित होती है और 80 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा उत्सर्जित होती है। बर्फ के पिघलने पर ऊष्मा का शोषण होता है तथा आयतन में कमी होती है। अतः इस साम्यावस्था पर ऊष्मा तथा दाब के परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। फोर्थ है जल का वाष्पीकरण। जल के वाष्पीकरण में ऊष्मा का अवशोषण होता है। जल जब वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है तो ऊष्मा अवशोषित होती है तथा आयतन में वृद्धि होता है। तो जल सिन ऑफ रिवर्सिबल जल वाष्प -540 कैलोरी प्रति ग्राम, यानी कि जल को जल वाष्प में परिवर्तित करने पर 540 कैलोरी प्रति ग्राम, 1 ग्राम से 540 कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। आगे देखते हैं हम लोग रासायनिक साम्य पर लासातेलिये नियम का अनुप्रयोग। अभी तक हम लोगों ने भौतिक साम्य पर लासातेलिये नियम के अनुप्रयोग को पढ़ा। अब रासायनिक साम्य पर लासातेलिये नियम का क्या अनुप्रयोग है। रासायनिक साम्य में लासातेलिये के नियम के मुख्य उदाहरण निम्नवत हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण। हाइड्रोजन तथा आयोडीन के संयोग से हाइड्रोजन आयोडाइड के निर्माण की अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
तथा इसमें अणुओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। H2 गैस प्लस I2 गैस सिन ऑफ रिवर्सिबल 2HI गैस Q कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो ये हाइड्रोजन और आयोडीन के संयोग से हाइड्रोजन आयोडाइड के बनने में सांद्रण परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। यदि साम्यावस्था पर H2 या I2 या इन दोनों पदार्थों के सांद्रण में वृद्धि कर दिया जाए तो इस वृद्धि के प्रभाव को नष्ट करने के लिए साम्यावस्था अग्रिम दिशा में आगे की ओर विस्थापित हो जाएगी। इसी प्रकार HI की सांद्रण में वृद्धि करने पर साम्यावस्था विपरीत दिशा की ओर विस्थापित हो जाती है, इसके विपरीत विस्थापित होगी। ताप वृद्धि का प्रभाव। ताप में वृद्धि करने पर यदि हाइड्रोजन और आयोडीन की परस्पर क्रिया से हाइड्रोजन आयोडाइड बन रही है तो ताप की वृद्धि करने पर साम्यावस्था उस ओर विस्थापित होगी जिधर ताप वृद्धि का प्रभाव नष्ट होता हो या निरस्त होता हो, अर्थात ताप में कमी होती हो या ऊष्मा अवशोषित होती हो। थर्ड है दाब वृद्धि का प्रभाव। दाब बढ़ाने पर साम्यावस्था जब हाइड्रोजन आयोडाइड की परस्पर क्रिया से हाइड्रोजन और आयोडीन की परस्पर क्रिया से हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है तो दाब बढ़ाने पर साम्यावस्था उस ओर विस्थापित होती है जिस ओर दाब में कमी होती है, अर्थात मोलों की संख्या में कमी होती है। अतः दाब परिवर्तन का साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेकंड उदाहरण नाइट्रिक ऑक्साइड का संश्लेषण। नाइट्रिक ऑक्साइड के संश्लेषण पर लास अतेलिये के नियम का क्या प्रभाव पड़ता है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से नाइट्रिक ऑक्साइड के संश्लेषण की अभिक्रिया एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, अर्थात यदि नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसें परस्पर क्रिया करती हैं तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होगी। इसमें अणुओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके अणुओं की संख्या जो स्टार्टिंग में है वही लास्ट तक बनी रहेगी, उसमें कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका रिएक्शन देखते हैं। N2 गैस प्लस O2 गैस सिन ऑफ रिवर्सिबल 2NO गैस -43.2 किलो कैलोरी। लास अतेलिये के नियम के अनुसार इस अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सांद्रण ताप तथा दाब के परिवर्तन का प्रभाव इस प्रकार है। पहला प्रभाव, अभिकारकों का सांद्रण बढ़ाने पर संश्लेषण में वृद्धि होती है, यानी कि यदि अभिकारक का सांद्रण बढ़ा दिया जाए, अभिकारक नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस हैं, यदि इनकी सांद्रता को बढ़ा दिया जाता है तो उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि हो जाती है, उत्पाद तीव्रता से बनने लगता है। सेकंड है, उच्च ताप पर संश्लेषण अधिक होगा। यदि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अभिक्रिया से नाइट्रस ऑक्साइड बन रहा है तो ताप बढ़ाने पर इसके संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। थर्ड है, उच्च दाब परिवर्तन का इस अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात इस अभिक्रिया में यदि दाब बढ़ाया जाए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से नाइट्रस ऑक्साइड के बनने की दर उसी स्पीड से होती रहती है। थर्ड हम लोग देखेंगे, थर्ड उदाहरण है सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड निर्माण हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की क्रिया से। तो इस अभिक्रिया का लास अतेलिये के नियम के अनुसार क्या प्रभाव पड़ता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा ऑक्सीजन O2 के संयोग से सल्फर ट्राइऑक्साइड के निर्माण की अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें ऊष्मा मुक्त होती है तथा इसमें मोलों की संख्या में कमी आ जाती है। 2SO2 प्लस O2 सिन ऑफ रिवर्सिबल 2SO3, माने कि 3 मोल से अभिक्रिया स्टार्ट हुई और यहाँ पर 2 मोल ही बचे और 45,200 कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। लास अतेलिये के नियम के अनुसार अभिकारकों के सांद्रण में वृद्धि करने से
अभिकारक 2SO2 + O2 है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के सांद्रण में वृद्धि करने से SO3 के अधिक निर्माण में सहायक है। यानी कि यदि SO2 और O2 की सांद्रता को बढ़ा दिया जाए तो SO3 की मात्रा अधिक मात्रा में बनती है। कम ताप पर SO3 के निर्माण में सहायक है। यदि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की क्रिया से सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है तो ताप घटाने पर सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण की दर अधिक हो जाएगी, कम ताप पर अधिक तीव्रता से बनेगी। थर्ड है अधिक दाब पर SO3 के निर्माण में सहायक, अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से सल्फर ट्राइऑक्साइड के बनने की अभिक्रिया में यदि दाब बढ़ा दिया जाएगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण तीव्रता से होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने भौतिक तथा रासायनिक साम्यों पर यहाँ पर लास अटेलिये के नियम के अनुप्रयोग देख लिए हैं। अब इनको हम लोग थोड़ा शार्ट में देखते हैं। उपरोक्त रासायनिक साम्यों में उत्पाद की अधिकतम प्राप्ति के लिए अनुकूलतम परिस्थितियों का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है। यहाँ पर संक्षिप्त विवरण में दिखाया गया है कि सांद्रण परिवर्तन, जैसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए सांद्रण ताप दाब की अनुकूलतम परिस्थितियाँ क्या है। जैसे कोई ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यदि अभिकारक का सांद्रण बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया तीव्र होगी, निम्न होगी या कोई प्रभाव नहीं होगा। तो यहाँ पर दिया गया है क्रम संख्या, पहले क्या कौन कौन सा कॉलम दिया गया है, क्रम संख्या, पहली अभिक्रिया, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 रिएक्शन को यहाँ पर दिखाया गया है। 5 उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को यहाँ पर दिखाया गया है। इन अभिक्रियाओं में सांद्रण परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप परिवर्तन का, दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहली अभिक्रिया है H2 + I2 एरो 2HI। Q कैलोरी ऊष्मा इसमें अवशोषित होती है, प्लस लगा है तो अवशोषित होती है, माइनस लगा है तो उत्सर्जित होती है। तो हाइड्रोजन और आयोडीन की क्रिया से हाइड्रोजन आयोडाइड के अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए हमें अभिकारक के सांद्रण को उच्च रखना होगा, मीन्स हाइड्रोजन और आयोडाइड की सांद्रण को अधिक रखना होगा। ताप घटा करके रखना होगा और दाब परिवर्तन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब चाहे कम रहे या अधिक रहे। सेकेंड रिएक्शन है N2 + O2 एरो 2NO सिनअप्रिवर्सिबल 2NO नाइट्रस ऑक्साइड के बनने के लिए ताप को, अभिकारक के सांद्रण को हमें उच्च रखना होगा। ताप को भी उच्च, करीब 3500 डिग्री सेंटीग्रेड करने पर यह अभिक्रिया तीव्रता से होती है और दाब परिवर्तन का इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। थर्ड रिएक्शन है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड सिनअप्रिवर्सिबल, यह अपघटित होता है PCl3 + Cl2 में। तो यह अभिक्रिया मीन्स फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और ऑक्सीजन में अपघटन की ताप अभिक्रिया उच्च ताप व उच्च तीव्रता से होगी, जबकि दाब हमें कम रखना होगा। कम दाब की परिस्थिति में ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का अपघटन तीव्रता से होगा। फोर्थ है N2 + 3H2 2NH3 हैबर विधि जिसे कहा जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण अभिक्रिया। ये उच्च अभिकारक के सांद्रण उच्च होने पर, यह अभिकारक का सांद्रण उच्च होने पर अभिक्रिया तीव्रता से होगी। निम्न उत्प्रेरक Fe + MO यानी कि आयरन चूर्ण पर मोलिब्डेनम मिलाने पर इसकी उपस्थिति में निम्न ताप पर भी अभिक्रिया होगी और दाब हमें उच्च रखना होगा। यदि हमें अमोनिया की अधिक मात्रा प्राप्त करना है तो दाब हमें उच्च रखना होगा। और लास्ट रिएक्शन देखते हैं, लास्ट उत्क्रमणीय अभिक्रिया का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। 2SO2 + O2 2SO3, यह अभिक्रिया उच्च अभिकारक सांद्रण पर तीव्रता से, निम्न ताप पर जब उत्प्रेरक Pt की उपस्थिति में निम्न ताप हो तब भी यह अभिक्रिया तीव्रता से होगी और उच्च दाब पर तीव्रता से होती है। इस प्रकार से आज की डेट में हम लोगों ने लास अटेलिये नियम के अनुप्रयोग को पढ़ लिया है। मिलते हैं अगले टर्न पर अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।